फेरी का अगला हिस्सा टैंकर से टकराता है और उसमें घुस जाता है। टक्कर के कारण तेल पानी में और फेरी के डेक पर फैल जाता है। दोनों जहाजों के बीच एक विशाल आग का गोला फूट पड़ता है, जैसे काले पानी पर ज्वालामुखी फट रहा हो। 1967 में यूके के बिरकनहेड के कैमल लेयर्ड ने कोनिंगन जुलियाना नामक कार और यात्री फेरी बनाई, जिसे क्वीन जुलियाना भी कहते हैं। एक डच कंपनी ने इसका इस्तेमाल होरिज और हुक ऑफ हॉलैंड के बीच मार्ग चलाने के लिए किया। फेरी की लंबाई 131 मीटर और चौड़ाई 20.5 मीटर थी। इसका वजन 6,682 टन था और ये अधिकतम 21 नॉट्स की रफ्तार तक पहुंच सकती थी। सितंबर 1985 में फेरी को इटली की नावारमा लाइंस को बेच दिया गया, जो फ्रांस, इटली और उनके आसपास के द्वीपों के बीच मार्ग चलाती थी। बाद में नावारमा लाइंस ने नाम बदलकर मोबी लाइंस कर लिया और फेरी को मोबी प्रिंस कहा जाने लगा। ये अपने नए घर इटली के लिवोर्नो बंदरगाह में गई, जहां इसने लिवोर्नो उल्बिया के नियमित मार्ग पर सेवा दी। तेल टैंकर अगिप अब्रूजो का निर्माण 1976 में ट्रिएस्टे के इटाल कांतियरी में किया गया था। यह 330 मीटर लंबा और 50 मीटर से थोड़ा ज्यादा चौड़ा था। यह 2,53,000 टन तेल ले जा सकता था और 16 नॉट्स की रफ्तार से चलता था। 1987 में बाजार की जरूरतों के अनुसार टैंकर को छोटा करके 267 मीटर कर दिया गया, जिससे इसकी लोडिंग क्षमता घटकर 1,49,000 टन तेल रह गई। 9 अप्रैल 1991 को एजिप एब्रूजो मिस्र से लिवोर्नो पहुंचता है। यह टैंकर इंटरनाजियोनाले इड्रोकार्बुरी या ENI के स्वामित्व में है, जिसका मतलब इटालियन में राष्ट्रीय हाइड्रोकार्बन प्राधिकरण होता है, जो एक प्रमुख इटालियन तेल और गैस कंपनी है। इसके टैंकों में 82,000 टन ईरानी हल्का कच्चा तेल है। लिवोर्नो बंदरगाह, जिसे अंग्रेजी में लेघॉर्न कहा जाता है, टस्कनी का मुख्य बंदरगाह है और यात्रियों और माल दोनों के लिए इटली के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। बंदरगाह का मुख्य क्षेत्र फ्लोरेंस बेसिन है, जिसे 3 ब्रेकवाटर और वेग्लिया डैम दक्षिणी प्रवेश द्वार की रक्षा करता है। कर्विलिनिया डैम और डिगा डेला मिलोरिया पश्चिम में एक लंबा ब्रेकवाटर बनाते हैं और डिगा डेल मजोका उत्तर पश्चिम में स्थित है। जहाज दक्षिणी प्रवेश द्वार से आते जाते हैं, जो कर्विलिनिया डैम के दक्षिणी और वेग्लिया डैम के पश्चिमी छोर के बीच है। ये चैनल लगभग 190 मीटर चौड़ा और 15 मीटर गहरा है। फ्लोरेंस बेसिन के निकास और दक्षिणी प्रवेश के बीच लिवोर्नो का समुद्री चेतावनी टावर है। इस टावर से चारों ओर साफ नजर रखी जा सकती है और ये जहाजों को टर्मिनलों और बंदरगाह संचालकों से जोड़ता है। ये टावर नावों के आगमन प्रस्थान का रिकॉर्ड रखता है, बंदरगाह की आवाजाही और मौसम की स्थिति पर नजर रखता है और जहाजी यातायात को सूचित रखता है। 10 अप्रैल को 24 घंटे रुकने के बाद मोबी प्रिंस अपनी 7 घंटे की नियमित यात्रा के लिए लिवोर्नो बंदरगाह से ओल्बिया सर्दिनिया की ओर रवाना होता है। मौसम साफ है और 75 यात्री फेरी के 66 चालक दल के सदस्यों के साथ जुड़ते हैं, जो जहाज की 1200 लोगों की क्षमता से काफी कम है। रात 9:55 पर रवाना होने से पहले बंदरगाह पायलट मोबी प्रिंस पर चढ़ता है। मोबी प्रिंस के अनुभवी कप्तान उगो चेस्सा, जो अपनी सटीकता और पेशेवराना अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं, जहाज का नियंत्रण पायलट को सौंपते हैं, जो उसे बंदरगाह से बाहर ले जाता है। बंदरगाह पायलट जहाजों को बंदरगाह में लाने ले जाने में मदद करता है, क्योंकि वो स्थानीय पानी, धाराओं और समुद्र तल को जानता है। रात के 10:03 पर फेरी की रस्सियां खोल दी जाती हैं और वो बंदरगाह से बाहर निकलने के लिए चलती है। जैसे ही वो बंदरगाह के प्रवेश द्वार से बाहर निकलती है, वो एक अन्य जहाज से गुजरती है जो अंदर आ रहा होता है। समुद्री चेतावनी टावर दोनों गुजरते जहाजों के बीच रेडियो संचार पर नजर रखता है, ताकि सब कुछ सुरक्षित रूप से हो सके। फेरी दक्षिण की ओर वेग्लिया डैम और कर्विलिनिया डैम के बीच के रास्ते की तरफ बढ़ती है। वेग्लिया डैम के दक्षिणी किनारे पर बंदरगाह के बाहर हार्बर के प्रवेश द्वार के पास कई जहाज लंगर डाले हुए हैं। उनमें से 2 टैंकर ENI के स्वामित्व वाले हैं, अगिप नेपोले और अगिप अब्रूजो। पास के कैंप डर्बी से आए 5 अमेरिकी व्यापारी जहाजों में से 2, गैलेंट 2 और केप ब्रेटन, यहां लंगर डाले हैं। कैंप डर्बी एक अमेरिकी सैन्य परिसर है
और अमेरिकी सेना की दक्षिणी यूरोपीय टास्क फोर्स के लिए मुख्य आपूर्ति केंद्र है, जो खाड़ी युद्ध अभियानों को समर्थन देता है। एगिप अब्रूजो, ये चारों में आखिरी जहाज है। वेगलिया से करीब 2.7 मील दूर लंगर डाले है। यह निषिद्ध क्षेत्र में है, जिसे शंकु आकार की सीमा से चिन्हित किया गया है। यह लंगर डालना वर्जित क्षेत्र है, क्योंकि समुद्र तल पर सबमरीन केबल्स हैं और जहाजों का लंगर डालना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। शंकु जहाजों के बंदरगाह में आवागमन का मार्ग दर्शाता है, जो चैनल को लंगर क्षेत्र से अलग करता है। मोबी प्रिंस के डेक से फेरी के अधिकारी, जिनमें कप्तान और पायलट शामिल हैं, सभी लंगर डाले जहाजों की लाइट्स देख सकते हैं। मोबी प्रिंस के सभी नियंत्रण मैनुअल मोड में हैं, जिन्हें योग्य और अनुभवी क्रू संचालित करता है। अधिकारी अपनी जगह पर हैं, रडार, रेडियो उपकरण चला रहे हैं। कप्तान चेसा ब्रिज पर खड़े होकर निगरानी कर रहे हैं। पायलट सुनता है कि हार्बर ऑफिस रेडियो पर यह आदेश देता है। ट्रू रूट 195 है, जो उल्बिया के लिए रास्ता है। जैसे ही फेरी वेगलिया डैम को पार करती है, पायलट ब्रिज छोड़ देता है, जहाज से उतरता है और मोबी प्रिंस के साथ खड़ी एक पायलट बोट में चला जाता है। डैम वाले ब्रेक वाटर को पार करने के बाद फेरी बंदरगाह के पानी से निकलती है और हार्बर के पानी में प्रवेश करती है। बंदरगाह से बाहर निकलने के बाद चालक दल को उल्बिया का रास्ता पता है। आमतौर पर यह 220 डिग्री दिशा में चलता है, फिर कोर्स सुधार कर धीरे धीरे 191 डिग्री पर आ जाता है। फेरी की रफ्तार 18 नॉट्स होती है, जो यहां सामान्य है। बंदरगाह के पास पायलट बोट पर मौजूद पायलट देखता है कि फेरी अपनी तयशुदा दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। ये कहानी मूल दुर्घटना जांच रिपोर्ट और 30 साल बाद बनाई गई दूसरी रिपोर्ट से जोड़कर तैयार की गई है। ये मेरी व्याख्या है, जो दोनों जांचों के दौरान जुटाए गए सबूतों पर आधारित है। मुझे नहीं पता मोबी प्रिंस पर क्या हुआ, क्योंकि एक को छोड़ सभी मारे गए थे। ये एक साफ और शांत शाम है, कोई धुंध नहीं है और बंदरगाह में दृश्यता बहुत अच्छी है और समुद्र शांत है। तेराजा मस्कानी के पास वेगलिया डैम के दक्षिण पूर्व में स्थित इटालियन नेवल अकादमी के दो लोगों ने ऊंचाई से फेरी को बंदरगाह छोड़ते देखा। उन्होंने अजिब अब्रुज़ो के साथ कुछ अजीब होता हुआ भी देखा। टैंकर एक तरह के सफेद बादल या भाप में लिपटा हुआ है। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और वापस अकादमी चले गए। असल में वहां एक और जहाज है और टैंकर रात को एक छोटे जहाज, शायद बार्ज के साथ अवैध ईंधन भर रहा है, लेकिन कोई उसकी पहचान नहीं करता। एगिप अब्रूजो पर टैंक नंबर 6 खुला है और साइड से एक पाइप लटक रही है। टैंक नंबर 6 में जो माल है, उसमें ईंधन का मिश्रण है, जिसमें 8% ऑक्सीजन है, जो विस्फोटक सीमा के बेहद करीब है। टैंकर दक्षिण की ओर है, उसकी लाइट्स बंद हैं या उसमें अस्थायी रूप से बिजली गुल है और भाप का सफेद सा बादल टैंकर को ढक रहा है। तो मुमकिन है कि मोबी प्रिंस की नजर से टैंकर ओझल हो गया हो। रात 10:25 पर तीसरा जहाज अचानक मोबी प्रिंस के रास्ते में आता है। फेरी उस अनजान जहाज से टकराने से बचने के लिए तेजी से बाईं ओर मुड़ती है, लेकिन वही एक घातक गलती साबित होती है। मोबी प्रिंस अगिप अब्रूजो के दाहिने हिस्से से 70 डिग्री कोण पर टकराता है। फेरी का अगला हिस्सा टैंकर के नंबर 7 टैंक से टकराकर उसमें छेद कर देता है, जो आमतौर पर स्लॉप या गंदे बिल्स और धुलाई के पानी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इस यात्रा में यह हल्के कच्चे तेल से भरा है। टक्कर से तेल टैंक फट जाता है, जिससे उसका सारा तेल आसपास के पानी में और फेरी के डेक पर फैल जाता है। टक्कर से दोनों जहाज एक दूसरे में फंस जाते हैं। अगिप अब्रूजो के कप्तान टैंकर को मोबी प्रिंस से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। मोबी प्रिंस दाईं ओर रडर घुमाकर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अगला हिस्सा टैंकर में फंसा रहता है और क्षतिग्रस्त जहाज से तेल बहता रहता है। दोनों जहाज छुड़ने की कोशिश करते हैं। रगड़ से चिंगारी निकलती है और टैंकर का तेल आग पकड़ लेता है। लपटें फेरी और आसपास के पानी को घेर लेती हैं। अपनी खास स्थिति से समुद्री चेतावनी टावर आग को ज्वालामुखी की तरह फूटते हुए देखता है। लपटें इतनी तेजी से फैलती हैं और गर्मी इतनी तेज होती है कि मोबी प्रिंस के ब्रिज पर चालक दल को तुरंत कंट्रोल रूम छोड़ना पड़ता है। वे इंजन को पूरी ताकत पर चालू रखते हैं और पतवार
30 डिग्री दाईं ओर घुमा देते हैं। पोस्ट छोड़ते ही उन्हें उम्मीद थी कि फेरी जलते टैंकर से छूटकर पीछे की ओर चलते हुए चक्कर काटती हुई दूर निकल जाएगी। इसलिए जहाज के आगे की ओर लगी आग और धुआं जहाज के बीच से दूर उड़ जाना चाहिए। यात्री फेरी पर अफरा तफरी मच जाती है। आग और घना धुआं तेजी से फैलकर सामने के डेक के बड़े हिस्से को घेर लेते हैं। मध्य ऊपरी डेक पर वह आपातकालीन एकत्रीकरण स्थल जहां लाइफ राफ्ट रखे हैं, अब पहुंचना बहुत खतरनाक हो गया है। जहाज के अधिकारी नई आपात योजना बनाते हैं और सभी यात्रियों को डीलक्स हॉल में इकट्ठा कर मदद का इंतजार करते हैं। इस हॉल में अग्निरोधक दीवारें और दरवाजे हैं, जिससे ये आपदा के समय सुरक्षित आश्रय बनता है। यात्री आते हैं, कुछ सूटकेस के साथ तो कुछ लाइफ जैकेट पहने हुए। चालक दल आज जैसी आपात स्थितियों के लिए प्रशिक्षित है। कुछ लोगों ने अपनी जेब में आपातकालीन प्रक्रिया की पुस्तिकाएं रखी हैं। वे किसी भी आग से निपटने के लिए हॉल के चारों ओर अग्निशामक रख देते हैं, जो अंदर घुस सकती है। रेडियो ऑपरेटर आग के कारण कंट्रोल रूम के मुख्य रेडियो तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए पोर्टेबल ट्रांसमीटर से बार-बार संकट संकेत भेजकर मदद बुलाने की कोशिश करता है। मिल गए, मोबी प्रिंस, हमारा टकराव हो गया है। हमारा जहाज आग की लपटों में घिरा हुआ है। हमें दमकल कर्मियों की मदद चाहिए। उसकी आवाज और बेबस हो जाती है। दोस्त, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो हम जल जाएंगे। मेरे। क्रू और यात्री डीलक्स हॉल में साथ इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मदद जल्दी मिलेगी, क्योंकि वे बंदरगाह के पास हैं। अंदर तापमान सहन करने लायक बना रहता है, भले ही आग उनके चारों ओर की संरचना को अपनी चपेट में ले रही हो। पोर्ट अथॉरिटी को रेडियो पर कमजोर और अस्पष्ट संकट कॉल मिलती है। ऑपरेटर संदेश समझने की कोशिश करता है। 3 मिनट बाद एजिप अब्रूजो से एक और संदेश आता है, जिसमें बताया गया कि उन्हें एक जहाज ने टक्कर मारी है। वे फिर से रेडियो करते हैं। उसके 2 मिनट बाद ऑपरेटर तय करता है कि संकट संदेश एजिप अब्रूजो के बारे में ही है। इस भ्रम में मोबी प्रिंस की मदद की गुहार को अनसुना कर दिया जाता है। बचाव दल परेशान टैंकर की मदद के लिए जुट जाते हैं। पोर्ट अथॉरिटी बचाव कार्यों का नेतृत्व और समन्वय करती है, जबकि फायर और पुलिस जैसी अन्य एजेंसियां सहायक भूमिका निभाती हैं। जहाज बांधने वाले 2 कर्मी आपात स्थिति में बिना पोर्ट अथॉरिटी या अन्य प्राधिकरण के आदेश के अपने दम पर कार्रवाई करते हैं। वे पोर्ट डॉक से सबसे पहले निकलते हैं। रात के 10:30 बजे समुद्र के किनारे रहने वाला एक निवासी, जिसकी छत से टक्कर का दृश्य दिखता है, वो अपनी छत से जो हो रहा है उसे देखता है और जलते हुए जहाजों की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। दोनों जहाज अभी भी एक दूसरे में फंसे हुए हैं। आग दोनों में और उनके बीच के समुद्र में भी फैल गई है। रात में दृश्यता इतनी अच्छी है कि पीसा में लैंडिंग की तैयारी कर रहा एक अले इटालिया विमान भी समुद्र में लगी आग को देखता है और इसकी सूचना कंट्रोल टावर को देता है। टैंकर के अंदर कुछ चालक दल ब्रिज से बाहर झांककर ये देखने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस चीज ने टक्कर मारी। आग और धुएं के बीच वे बड़ी खिड़कियों वाली एक नाव देख सकते हैं, जो यात्री जहाज जैसी है। और फिर मोबी प्रिंस अलग हो जाता है और दोनों जहाज अलग हो जाते हैं। रात 10:35 बजे तक टैंकर के कप्तान ने बचाव कर्मियों को दूसरे जलते जहाज की जानकारी नहीं दी। एजिप अब्रूजो रिपोर्ट करता है कि वे कुछ नहीं देख सकते। 1 मिनट बाद कप्तान रिपोर्ट करता है कि वे एक छोटे टगबोट या बार्ज से टकराए थे, न कि किसी बड़े यात्री फेरी से। रात 11 बजे एक पुलिस बोट पर तैनात चौकीदार दूर धुआं देखता है और अपने कमांडर को सुझाव देता है कि वे उस जहाज की ओर बढ़ें। फिर वे देखते हैं कि 5 लाल फ्लेयर आसमान में छोड़े जाते हैं और एजिप अब्रूजो से ध्वनि संकेत आते हैं। रेडियो चैनल 16 पर आपातकालीन कॉल के साथ कमांडर और चौकीदार अपना ध्यान एजिप अब्रूजो की ओर मोड़ लेते हैं और दूसरी जहाज को भुला दिया जाता है। टक्कर के लगभग 40 मिनट बाद टैंकर एक और रेडियो संदेश भेजता है। लगता है हमें एक छोटी बार्ज ने टक्कर मारी है। फायर फाइटर्स, आज ही अभी अब्रूजो। हमारे पास ईरानी हल्का कच्चा तेल है, लेकिन हमें नहीं पता कि जिस बार्ज ने हमें टक्कर मारी उसके पास क्या था। बिना ये बताए कि दूसरे जहाज को भी बचाव की जरूरत हो सकती है।
आगे रेडियो संचार होते हैं, लेकिन पोर्ट अथॉरिटी में न समन्वय है न ही ये समझ कि उन्हें दूसरे जहाज की तलाश करनी चाहिए। धुआं और घना होता जाता है और लहरें जलता हुआ तेल और घने धुएं की दीवार को बंदरगाह के प्रवेश द्वार की ओर ले जाती हैं, जिससे दुर्घटना क्षेत्र के आसपास दृश्यता कम हो जाती है। रात 11:12 पर टीटो नेरी कंपनी की एक टगबोट टैंकर तक पहुंचती है और उनकी एक और नाव 8 मिनट बाद वहां पहुंचती है। रात 11:22 पर पोर्ट अथॉरिटी की CP 232 गश्ती नौका घटना स्थल पर पहुंचती है, जिसमें पोर्ट अथॉरिटी के कमांडर भी सवार होते हैं। वे पानी में मोबी प्रिंस और अजिब अब्रुज़ो के बीच लंगर डाले रहते हैं। छुटकारा पाने के बाद मोबी प्रिंस अपने इंजन चालू रखते हुए टैंकर के चारों ओर पीछे की ओर चलते हुए टैंकर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। आग तेजी से फैलती है और लपटें फेरी के हिस्सों को अलग अलग तरह प्रभावित करती हैं, जिससे कुछ हिस्से गर्मी से बच जाते हैं। यह आग सिर्फ ऊपरी डेक पर रहती है और जहाज की पीछे की ओर चलने से पिछला हिस्सा और निचले डेक के क्रू के केबिन सुरक्षित रहते हैं। आग रोधी डीलक्स हॉल के अंदर भले ही वे गर्मी से सुरक्षित हैं, लेकिन जहाज की एयर कंडीशनिंग प्रणाली घातक कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैसों को फैलाना शुरू कर देती है। अंदर यात्री और क्रू धीरे धीरे दम घुटने से मरते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उनकी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़कर शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलने देती। उन्हें सिरदर्द, चक्कर और मतली होती है। कुछ लोग डेक की ओर भागते हैं, लेकिन जहाज की तेज गर्मी से बेहोश हो जाते हैं। जो लोग अंदर रहते हैं वे दम घुटने से मर जाते हैं। इस पूरे समय टैंकर की तरफ से दूसरी जहाज की तलाश के बारे में कोई मददगार सूचना नहीं आती है। रेडियो पर छोड़ी गई जलती जहाज की खबर सुनकर मूरिंग कर्मचारी उसे खोजने निकलते हैं। रात 11:26 पर टगबोट ने बताया कि उन्होंने दूसरी जलती जहाज देखी है और उसकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाज की पहचान नहीं हुई है। टैंकर के कप्तान आपत्ति जताते हैं, कहते हैं कि उनके पास 82,000 टन कच्चा तेल है और माल से खतरे पर जोर देते हैं। रात 11:30 बजे एक जहाज जलती हुई जहाज को देखता है। मूरिंग कर्मचारियों का टगबोट मोबी प्रिंस तक पहुंचता है। रात 11:45 पर समुद्री सिग्नलमैन मूरिंग कर्मचारी से जहाज की पहचान पूछते हैं। वे जवाब देते हैं, ये मोबी प्रिंस है जिसके लिए उसने संचालन किया था। जहाज पर कई लोग हैं। उसने बताया वहाँ 50 यात्री हैं। चेतावनी अधिकारी, कोई तो मुझे बताओ कि क्या हुआ। मूरिंग कर्मचारी जहाज के सामने बाएं कोने पर एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति देखते हैं, जो पीछे जाकर पानी में कूदता है और टगबोट उसे तुरंत निकाल लेता है। उसी समय अगिब अब्रूज़ो के चालक दल ने भी टैंकर को छोड़ने का फैसला किया। मोबी प्रिंस के इकलौते जीवित व्यक्ति ने बताया कि वह और एक अन्य चालक दल सदस्य आग से बचते हुए 1 घंटे से ज्यादा जहाज में घूमते रहे, लेकिन दूसरा सदस्य नहीं बच सका। वो कहता है कि जहाज पर और लोग बचाव का इंतजार कर रहे हैं। उसकी गुहार के बावजूद मुख्य बचाव अभियान सिर्फ ऑयल टैंकर पर ही केंद्रित रहता है। मोबी प्रिंस के लिए बचाव योजना नहीं बनती। सुबह 2 बजे 11 अप्रैल की सुबह होते होते एक टगबोट बहती हुई फेरी के पास पहुंचने में सफल होती है। साधारण कपड़े पहने बिना मास्क के एक नाविक जहाज के पिछले हिस्से पर चढ़कर टो केबल जोड़ता है। मोबी प्रिंस को लिवोर्नो बंदरगाह पर वापस खींच लिया जाता है। टक्कर के 2 दिन बाद जब आग की गर्मी आखिरकार कम हो जाती है, तो फायर फाइटर फेरी में प्रवेश करते हैं और 140 लोगों के शव पाते हैं। 12 से 17 मई के बीच AGEP अब्रूज़ो से बचा तेल निकालकर अक्टूबर 1991 में खींच कर ले जाया गया और जनवरी 1992 में स्क्रैप कर दिया गया। एक जांच ने त्रासदी के लिए कोहरा और मोबी प्रिंस के कप्तान चेस्सा की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। इंजन रूम में एक लीवर ऑटो पायलट पर सेट था, जिससे कप्तान चेसा सीधे तौर पर जिम्मेदार थे और बचाव के दौरान बंदरगाह प्राधिकरण की विफलताओं को कम करके आंका गया। जुलाई 2021 में हादसों के 3 दशक बाद और बढ़ते जन आक्रोश के बीच इतालवी संसद ने इस हादसे की जांच के लिए एक नई आयोग का गठन किया। उनकी जांच ने एक बिल्कुल अलग कहानी बताई। मूल जांच जल्दबाजी में और अधूरी थी। सबूतों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया था या छोड़ दिया गया था। आंखों देखी गवाही, वास्तविक मौसम की स्थिति
और दोनों जलते जहाजों की वीडियो फुटेज को अनदेखा किया गया। अभियोजन कार्यालय ने शुरुआत में बंदरगाह प्राधिकरण की जांच पर भरोसा किया, जबकि उसी की असफल बचाव प्रतिक्रिया की जांच हो रही थी। दूसरे आयोग की रिपोर्ट ने तीसरे जहाज की पहचान नहीं की, पर उसमें 21 अक्टूबर 2 नामक एक पूर्व सोमाली मछली पकड़ने वाली नाव का जिक्र है और अन्य बजरे जो संभवतः अवैध ईंधन भरने के संचालन में शामिल थे। मोबी प्रिंस का ढांचा लगभग 7 साल तक लिवोर्नो में ही रहा, जब तक कि मई 1998 में वो डॉक पर डूब नहीं गया। इसे दोबारा तैराकर तुर्की ले जाकर कबाड़ के लिए तोड़ दिया गया। आपदा संबंधी और वीडियो देखने के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।